अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यूज़ ऑफ हैव के बारे में पढ़ेंगे। पिछले सबक में हमने मुख्तसरन इसके बारे में पढ़ा था। यूज़ ऑफ हैज़ और हैव और हैड के बारे में पढ़ा था। उसकी गर्दान बनाई थी हमने हैज़ और हैव के बारे में, जो गर्दान बनी थी दारद पर, तो दाश्तन पर जो गर्दान बनी थी, तो उसके बारे में हमने पढ़ा तो था, लेकिन आज डिटेल से पढ़ते हैं कि कहाँ हैज़ और हैव इस्तेमाल होता है। फ़ारसी में हैज़ और हैव की जगह क्या इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से हम जुमले बना सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि इससे दूसरे दोस्तों को भी ही फ़ायदा हो और मेरी हौसला अफजाई के लिए भी, ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतरीन वीडियोस ला सकूं, जो आपके लिए भी सूदमंद साबित हो और आपके जितने भी फ्रेंड वगैरह हैं जो सीखना चाहता है, उसके लिए भी ही सूदमंद साबित हो। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक फार्मूले के हिसाब से हैज़ और हैव, फ़ाइल, मफ़ऊल और रेशे मुज़ारा इस्तेमाल किया जाता है। फ़ाइल के बारे में और मफ़ऊल के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, डिटेल से दी गई है, उसको देखिए और उसको पढ़िए, ताकि आप अच्छे से समझ सको कि फ़ाइल क्या है, मफ़ऊल क्या है और रेशे मुज़ारा क्या है। इसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो जुमला दिया गया है हैज़ और हैव का, ओ यक किताब दारद, ओ यक किताब दारद, उसके पास एक किताब है, उसके पास एक किताब है। ही हैज़ अ बुक, ही हैज़ अ बुक। तो हैज़ का इस्तेमाल हुआ यहाँ कि हैज़ कहाँ इस्तेमाल होता है, और फ़ारसी में हैज़ की जगह कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है? दारद। तो फ़ारसी में हैज़ की जगह दारद का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं। उसके पास एक किताब है, ओ यक किताब दारद, उसके पास एक किताब है। ही हैज़ ए बुक। ओ यक किताब न दारद, देखो इसमें नेगेटिव सेंटेंस भी दिए हैं, इंटरोगेटिव भी, यानी कि सवालिया जुमले भी दिए हैं, और जो मनफी जुमले होते हैं वो भी दिए हैं, और सिंपल सेंटेंस जो है उसके बारे में भी पूरी डिटेल से इसमें दिया गया है। अगर इनको हम अच्छे से याद करेंगे, इनको हम पढ़ेंगे, तो कोई भी जुमला हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो इंटरोगेटिव हो, चाहे वो सिंपल सेंटेंस हो, कोई भी जुमला हो, तो हम आसानी के साथ बना भी पाएंगे। जो हैज़ या हैव के रिलेटेड या हैड के रिलेटेड कोई भी जुमला बनाना हो, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। क्यों नहीं हटेंगे? क्योंकि अगर हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। अगर दारद, और दारद कहाँ इस्तेमाल होता है? मनफी के लिए नदारद का इस्तेमाल होता है, और सवाल पूछने के लिए आया हम पहले इस्तेमाल करते हैं और सवालिया जुमला का निशान लगाते हैं। और सवालिया मनफी के लिए क्या होता है कि उसको आया पहले इस्तेमाल करता है और नदारत के बाद जो है सवालिया जुमला इस्तेमाल करना है। तो इसी तरह ये जुमले बनेंगे, और आगे अगर हमने पढ़ना है, अगर हमने जुमले सीखने हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ना है, ताकि आगे आप अच्छे से इनको प्रोनाउंस कर पाओ, उनको पढ़ पाओ, इनको बोल पाओ। लिहाजा इसके लिए ये टॉपिक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है सीखने वालों के लिए। और इसको जितना हो सके दूसरों तक को शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। चलिए दूसरा जो जुमला है, ओ यक किताब नदारद, ओ यक किताब नदारद, उसके पास एक किताब नहीं है। ओ यक किताब नदारद, उसके पास एक किताब नहीं है। ही हैज़ नॉट अ बुक, ही हैज़ नॉट अ बुक। आया ओ यक किताब दारद, क्या उसके पास एक किताब है? क्या उसके पास एक किताब है? आया ओ यक किताब दारद, हैज़ ही अ बुक। देखो इंग्लिश में भी हैज़ जो रेशे मुज़ारा है, हैज़, तो ये इन्होंने इस्तेमाल किया है पहले, और हमने जो फ़ारसी में इस्तेमाल किया है दारद अपनी जगह है। सिर्फ सवालिया जुमला के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? आया का वर्ड इस्तेमाल करते हैं।
आया का मतलब क्या। आया ओ यक किताब दारद, ऊपर भी यही जुमला है, नीचे भी है। ओ यक किताब न दारद, उसके पास एक किताब नहीं है। ओ यक किताब न दारद, सिर्फ हमने पहले वर्ड इस्तेमाल करना है आया। आया ओ यक किताब न दारद, क्या उसके पास एक किताब नहीं है। तो यहाँ ये क्वेश्चन बन जाता है। फ़ारसी सीखना उतना मुश्किल नहीं है, जैसे यहाँ दिया गया है इस तरह अगर हम पढ़ेंगे तो ये बहुत आसान है। हैज़ ही नॉट अ बुक, आया ओ यक किताब न दारद, क्या उसके पास एक किताब नहीं है। हैज़ ही नॉट अ बुक, हैज़ ही नॉट अ बुक, हैज़ ही नॉट अ बुक, आया ओ यक किताब न दारद, आया ओ यक किताब न दारद। इस तरह हमने उसको याद करना है। अली यक किताब दारद, अली के पास एक किताब है। अली हैज़ ए बुक, अली हैज़ ए बुक। अली यक किताब दारद, अली हैज़ ए बुक, अली यक किताब दारद, अली हैज़ ए बुक, अली यक किताब दारद, अली के पास एक किताब है, अली हैज़ ए बुक। अली यक किताब नदारद, अली के पास एक किताब नहीं है। अली हैज़ नॉट अ बुक, अली हैज़ नॉट अ बुक, अली यक किताब नदारद, अली के पास एक किताब नहीं है। अली हैज़ नॉट अ बुक। आया अली यक किताब दारद, आया अली यक किताब दारद, क्या अली के पास एक किताब है। हैज़ अली अ बुक, आया अली यक किताब दारद, क्या अली के पास एक किताब है। हैज़ अली अ बुक। आया अली किताब यक किताब न दारद, क्या अली के पास एक किताब नहीं है। क्या अली के पास एक किताब नहीं है। हैज़ अली नॉट अ बुक, हैज़ अली नॉट अ बुक, क्या अली के पास एक किताब नहीं है। तू यक किताबदारी, तू यक किताबदारी, यू हैव अ बुक, तू यक किताबदारी, यू हैव अ बुक। तू यक किताबदारी, यू हैव अ बुक, तुम्हारे पास एक किताब है। तू यक किताब दारी, तुम्हारे पास एक किताब है। तू यक किताबदारी, तुम्हारे पास एक किताब है। यू हैव अ बुक, तू यक किताब न दारी, तेरे पास एक किताब नहीं है। यू हैव नॉट अ बुक, यू हैव नॉट अ बुक। आया तू यक किताबदारी, क्या तेरे पास एक किताब है। हैव यू अ बुक, हैव यू अ बुक। आया तू यक किताब नदारी, आया तू यक किताब नदारी, हैव यू नॉट अ बुक, आया तू यक किताब नदारी, हैव यू नॉट अ बुक, क्या तेरे पास एक किताब नहीं है। क्या तेरे पास एक किताब नहीं है। आया तू यक किताब नदारी, क्या तेरे पास एक किताब नहीं है। तो तू का इस्तेमाल आपके लिए, यू के लिए, और यू की जगह हम यू के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा है कि हैज़ कहाँ इस्तेमाल होता है। हैज़ ही शी और इट के साथ इस्तेमाल होता है। बाकी सारे जो इंग्लिश में दिए गए हैं यू आई दे यू और वी के साथ हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो आया तू यक किताब नदारी, क्या तेरे पास एक किताब नहीं है। हैव यू नॉट अ बुक, माँ यक किताब दारेम, हमारे पास एक किताब है। वी हैव अ बुक, वी हैव अ बुक, माँ यक किताब दारेम, हमारे पास एक किताब है। वी हैव ए बुक, वी हैव अ बुक। अब माँ सबसे पहले ऊ का इस्तेमाल किया ही के लिए, फिर नाम अली, तो अली के साथ हम क्या दारद इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद तू का इस्तेमाल हो रहा है कि तू के लिए यानी आप, ये भी हमने पढ़ा। अब माँ का इस्तेमाल होगा, क्योंकि फ़ारसी में भी है, जैसे ही शी इट, आई वी यू दे ही शी इट, ये दिया गया है इंग्लिश में, तो इसी तरह फ़ारसी में भी है। फ़ारसी में क्या है, ऊ तू मन अनहा तू या माँ, तू और माँ, तो ये छः जो सीगे दिए गए हैं इनको याद करना है। तो यही हम आसानी के साथ फिर जुमले बनाएंगे। माँ यक किताब दारेम, हमारे पास एक किताब है। वी हैव अ बुक। माँ यक किताब न दारेम, हमारे पास एक किताब नहीं है। वी हैव नॉट अ बुक। आया माँ यक किताब दारेम, क्या हमारे पास एक किताब है। हैव वी अ बुक। आया माँ यक किताब दारेम, क्या हमारे पास एक किताब है। हैव वी अ बुक। आया माँ यक किताब न दारेम, क्या हमारे पास एक किताब नहीं है। हैव वी नॉट अ बुक। आया माँ यक किताब न दारेम, क्या हमारे पास एक किताब नहीं है। हैव वी नॉट अ बुक। आनहा यक मशीन दारंद, अब यहाँ आनहा का इस्तेमाल हुआ, पहले माँ का इस्तेमाल हुआ था, माँ यक किताब दारेम, और यहाँ आनहा, तो आनहा के लिए हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, दे। इंग्लिश में दे का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और उर्दू में उनके पास, उनके, उनके या वो सब लोग, ये आनहा यानी वो सब। तो आनहा यानी
یک ماشین دارند، کیا ان سب کے پاس یا ان کے پاس ایک کار ہے، ماشین کار کو کہتے ہیں. آنہا یک ماشین دارند، آنہا یک ماشین دارند، ان کے پاس ایک کار ہے، دے ہے و کار. آنہا یک ماشین دارند تو یہ کوشچن نہیں ہے بلکہ یہ ایک جملہ ہے، سمپل جملہ ہے. آنہا یک ماشین دارند، ان کے پاس ایک مشین ہے، دے ہے و کار. آیا آنہا یک مشین دارند، کیا ان کے پاس ایک مشین ہے، کیا ان کے پاس ایک کار ہے. آیا آنہا یک مشین دارند، کیا ان کے پاس ایک کار ہے. ہیو دے اے کار، ہیو دے اے کار، کیا ان کے پاس ایک کار ہے. ہیو دے اے کار. آیا آنہا یک مشین دارند، کیا ان کے پاس ایک کار ہے. ہیو دے اے کار. اسی طرح آگے، آیا آنہا یک مشین ندارند، آیا آنہا یک مشین ندارند. تو ندارند نہیں ہے، دارند ہے. تو دارد یعنی ہیو کا ورڈ استعمال ہوتا ہے، تو ہے اس کے پاس ہے، پاس ہے. آیا آنہا یک مشین ندارند، کیا اس کے پاس ان کے پاس ایک کار نہیں ہے. ہیو دے ناٹ اے کار، کیا ان کے پاس ایک کار نہیں ہے. اب یہاں شما کا ورڈ استعمال ہوگا، شما کا لفظ استعمال ہوگا. شما میں ہم جملے کیسے بناتے ہیں، یو شما یکسک دارید. دیکھو دارید، دارید. شما یکسک دارید، کیا تمہارے پاس نہیں، کیا کا استعمال نہیں، سوری. شما یکسک دارید، تمہارے پاس ایک کتا ہے. شما یکسک دارید، شما یکسک دارید، تمہارے پاس ایک کتا ہے، ایک کتا ہے. دارید. تو یہ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے، ذہن میں بٹھانا ہے کہ شما کے لیے دارید، آنہا کے لیے دارند، اور ماں کے لیے داریم، اور من کے لیے دارم. اسی طرح آنہا کے لیے دارند، شما کے لیے دارید، اور تو کے لیے داری یا شما کے لیے داری. او کے لیے دارد، او کے لیے دارد. تو او کون ہے، یہ پچھلے سبق میں بھی ہم نے پڑھا تھا، اور آگے بھی ہم پڑھتے رہیں گے، اور پڑھتے پڑھتے انشاءاللہ ہم اس کو اچھے سے سیکھیں گے. شما یکسک دارید، تمہارے پاس ایک کتا ہے. یو ہیو اے ڈاگ. شما یکسک ندارید، شما یکسک ندارید، شما یکسک ندارید، تمہارے پاس ایک کتا نہیں ہے. یو ہیو ناٹ اے ڈاگ. آیا شما یکسک دارید، کیا تمہارے پاس ایک کتا ہے. ہیو یو اے ڈاگ، کیا تمہارے پاس ایک کتا ہے. ہیو یو اے ڈاگ. آیا شما یکسک ندارید، کیا تمہارے پاس ایک کتا نہیں ہے. آیا شما یکسک ندارید، کیا تمہارے پاس ایک کتا نہیں ہے. ہیو یو ناٹ اے ڈاگ، ہیو یو ناٹ اے ڈاگ. ما یک اتوبوس داریم، ما یک اتوبوس داریم، ہمارے پاس ایک بس ہے. ما یک اتوبوس کہتے ہیں بس کو، اتوبوس. ما یک اتوبوس داریم، ہمارے پاس ایک بس ہے. وی ہیو اے بس. ما یک اتوبوس نداریم، ہمارے پاس ایک بس نہیں ہے. وی ہیو ناٹ اے بس، وی ہیو ناٹ اے بس. آیا ما یک اتوبوس داریم، کیا ہمارے پاس ایک بس ہے، کیا ہمارے پاس ایک بس ہے. ہیو وی اے بس، ہیو وی اے بس. آیا ما یک اتوبوس نداریم، کیا ہمارے پاس ایک بس نہیں ہے. ہیو وی ناٹ اے بس، ہیو وی ناٹ اے بس. تو یہ جو ٹاپک ہم نے پڑھا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ، کہ اگر سیکھنا ہے، چاہے آپ انگلش لینگویج سیکھ رہے ہو، چاہے آپ فارسی سیکھ رہے ہو، تو یہ دونوں چیزیں آپ اگر پڑھو گے تو آسانی کے ساتھ آپ جملے بنا پاؤ گے کسی بھی لینگویج میں. کیونکہ جو بھی ہی فارن کنٹریز میں جاتے ہیں تو وہاں اردو تو نہیں چلے گی، اردو تو ہم استعمال نہیں کر پائیں گے وہاں. کہ کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو نہ اردو میں پوچھیں گے، تو نہ اپنی مادری زبان میں پوچھ سکتے ہیں، جو مدر ٹنگ ہے اس میں نہیں پوچھ سکتے ہیں. وہاں تو جو لینگویج وہ بولتے ہیں اسی میں بولنا ہی پڑے گا، یا پھر جو انگلش ہے تو انگلش کم سے کم، اگر کچھ نہیں تو پھر بھی 30% 50% لوگوں کو آتی ہے. تو اس لیے ضروری ہے، یہ دونوں لینگویجیں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ اگر ہم
جو بھی جانا چاہتا ہے باہر کنٹریز میں جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ دونوں لینگویجیں آئیں. اگر وہ ایران یا ایران کے کسی بھی جہاں یہ لینگویج بولی جاتی ہے تو وہاں اگر جائے اور ایک ورڈ بھی اس کو نہ آئے تو وہ کس طرح وہاں ان کے ساتھ بیہیو کرے گا، ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے گا. اس لیے میری یہ رائے ہے، میری یہ آپ سے گزارش ہے کہ دل سے سیکھو. سیکھنا ہے تو دل سے سیکھو، اور محنت کرنی ہے تو دل سے کرنی ہے. ایسا نہیں کہ بس ہو گیا، تھوڑا سا پڑھا، بس ہم نے بہت پڑھا. کچھ نہیں ہے، علم کو حاصل کرنا ہے، مرتے دم تک علم حاصل کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس میں نے تھوڑا سا پڑھا بس یہ کافی ہے میرے لیے. نہیں، کیونکہ علم کو جتنا آپ سیکھنا چاہو گے اتنا آپ کے پاس وہ بڑھے گا. اور اگر آپ اس کی قدر نہیں کرو گے تو آپ کے دل سے، آپ کے اندر سے علم کی حیثیت، علم کی قدر جو ہے وہ جاتی رہے گی. لہٰذا ان دونوں لینگویجوں کو اچھے سے پڑھیں اور دوسروں کو شیئر کریں. میری ویڈیوز جتنے بھی ہیں یا میرے چینل پر ہیں ان سب کو پڑھیں اور دوسروں کو شیئر کریں. چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لیے اس سے بہترین ویڈیوز، اس سے بہترین ٹاپک آپ کے سامنے پیش کر سکوں جس سے آپ سب کو فائدہ حاصل ہو. چلیے ملتے ہیں اگلے سبق میں. اگلا سبق ہم پڑھیں گے یوز آف ہیڈ کے بارے میں، اس کی گردان کہ جو گردان بنائی جاتی ہے گردان داشتن پر ہی، جیسے ہم نے داشتن پر ہیز اور ہیو کے بارے میں پڑھا تھا، اسی طرح ہیڈ کے بارے میں بھی ہی داشتن پہ ہم گردان بنا کے اس کے بعد اس کے بارے میں بھی ہم ڈیٹیل سے جملے پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ سکے. چلیے ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.